नमस्कार दोस्तों, एशियन न्यूज के खास प्रोग्राम संतुलन का समीकरण यानी बैलेंस इक्वेशन में आपका स्वागत है। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप होती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। एक शायर को इसलिए ऐसा कहना पड़ा था कि उन्हें लगता था कि जिस आज़ादी का सपना हमने देखा था और जिसमें संविधान में ये लिखा था कि सबको जीने का हक होगा, सबको खाने का हक होगा, सबको रोजगार का हक होगा, बहुत सारी बातें थी और ये सोचा गया था कि अंग्रेज जाएंगे तो हमारा देश आज़ाद होगा और हम जो है हर घर में रोशनी पहुंचेगी, किसी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ये बात तय है कि अमृतकाल अभी हमने मनाया, 75 साल से ज़्यादा हुए। जब देश आज़ाद नहीं था तो हमारे यहाँ 80% गरीबी थी, ऐसा कहा जाता है। इधर नए आंकड़े बताते हैं कि अभी गरीबी जो है, जिसको कि ब्लू पॉवर्टी लाइन या बीपीएल कहते हैं या गरीबी रेखा की जो सीमा रेखा होती है, उसको ये बताया गया कि 22% पे आकर रुक गई है। अब बहुत सारे काम हुए इसमें कि लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया गया है। तो दरअसल ये गरीबी और अमीरी के बीच में जो एक खाई है, हम ये देखते हैं कि हमारे देश में जो लोग अमीर हैं वो दिन पे दिन अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो कहीं ना कहीं गरीब हो रहा है। जो किसान था वो खेती और मजदूर में तब्दील हो रहा है या वो शहरों की तरफ भाग रहा है रोजगार की तलाश में। अच्छा खासा जिसके पास गांव में खेती बाड़ी छप्पर छानी थी, वो कहीं स्लम एरिया में शहर में आकर रोजगार खोज रहा है। तो दोनों तरफ जीवन स्तर में एक अंतर दिखता है। दरअसल गरीबी की रेखा क्या होती है? जो हम खान पान है, हमारा जीवन स्तर है, इन बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, इससे ये तय होता है कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं। बहुत सारी चीज़ों में सरकार ने, ऐसा नहीं है कि इधर के सालों में कई प्रयास नहीं किए। जब इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया कि गरीबी हटाओ, और उस नारे के माध्यम से वो चुनाव जीती भी, पर जो गरीबी हटना चाहिए था उस तरह से नहीं हटी। जबकि गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए और लगातार सरकारों ने इसके लिए योजनाएं भी लाई। और सबसे महत्वपूर्ण योजना जो इधर के सालों में आई वो थी मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना जो थी, गारंटी योजना, जिसने इस बात की गारंटी दी कि अगर आपको 100 दिन का रोजगार सरकार देगी और यदि नहीं देगी तो आप क्लेम कर सकते हैं, और यदि भुगतान नहीं होगा तो कुछ सरकारों ने बढ़ के 150 दिन का भी रोजगार दिया। और सबसे जो इस योजना ने रोल प्ले किया वो अभी था कोरोना काल में, जब लोगों के पास काम धंधे बंद हो गए थे, कल कारखाने बंद हो गए थे, तो मनरेगा ने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया और बाजार में कहना चाहिए मुद्रा का फ्लो बना रहा। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि देश में एक बड़ी गरीबी का आंकड़ा है। कुछ आंकड़े मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि गरीबी और अमीरी के बीच में जो अंतर है, 2023 में देश में सबसे अमीर जो लोग थे वो 1% आबादी थी, जिनके पास राष्ट्रीय संपत्ति का 39.5% पैसा है। जबकि जो गरीब आदमी है 50% आबादी के पास केवल 6.5 हिस्सा है। तो 1961 के बाद सबसे अधिक असमानता जो है वो अमीरी और गरीबी के बीच में दिखती है। तो हम इसी मुद्दे पर यहाँ बातचीत के लिए इकट्ठा हैं कि किस तरह से हम ये जो खाई है वो क्यों है, उसके क्या क्या कारण हैं, उसको किस तरह से पाटा जाएगा, या सरकारी प्रयास कितने हो रहे हैं। इस बीच में चुनाव है तो चुनाव में 2-3 तरह की बातचीत हो रही है। राजनेता भाषण दे रहे हैं, एक विरासत कानून की बात की जा रही है कि जिस तरह से अमेरिका में विरासत कानून है कि जहां पर जो जिनके पास विरासत होती है तो जिसकी विरासत होती है उसको एक हिस्सा मिलता है, बाकी सरकार को मिलता है। कोई कह रहा है कि साहब ये कानून लागू करके कांग्रेस जो है वो इस देश में जो लोगों की हैं, किसी की साइकिल 2 है तो 1 कर देगी, किसी की खेत 10 एकड़ है तो 5 एकड़ कर देंगे। इस तरह की बातचीत भी राजनेता लगातार भाषणों में कर रहे हैं। तो क्या इस देश में ऐसा संभव है कि क्या हम जिस छत्तीसगढ़ में रहते हैं उस छत्तीसगढ़ में नक्सली है? नक्सली के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक जन अदालत लगा के कहते हैं कि जो संपत्ति है उस पर सबका हक होगा, पर क्या ये संभव हुआ? या हम कहें कि हमारा पड़ोसी राष्ट्र जो रूस था, जहाँ पर कि एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था थी कि वहाँ पर आपकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी, पर वो भी कहीं ना कहीं जो एक समाजवाद का
की बात थी वो भी कहीं ढह गया। गोरख पांडे की एक कविता है कि समाजवाद भैया धीरे धीरे आही, ना हाथी पे आही ना घोड़े पे आही, समाजवाद भैया धीरे धीरे आई। तो हम देखते हैं कि हमारे देश में असमानता बढ़ती जा रही है। तो ये असमानता क्यों है, इसको किस तरह से दूर करेंगे? क्या गरीब व्यक्ति को, जिनको कि सरकार ने कहा है कि 80 करोड़ लोगों को वो चावल जो है या खाद्यान्न वो देगी निःशुल्क, तो क्या खाद्यान्न की आपूर्ति से गरीबी दूर हो जाएगी? या सरकार में जितनी भी अभी पार्टियां हैं वो बहुत सारी मुफ्त की चीज़ें देना चाहती, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, मुफ्त का राशन, मुफ्त की गैस, मुफ्त का लैपटॉप, तो क्या ये गरीबी दूर करेंगे? ये खाई को पाटेंगे? या और कोई तरीके हैं, हम इस पर बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो यहाँ लोग मौजूद हैं, इसके अलावा हमने बहुत सारे जो हमारे अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, हमने उनसे भी बातचीत की और उनके विचारों को भी हमने इसमें समाहित किया है। तो हम बारी बारी से सारे विचारों को लेंगे ताकि एक गंभीर विमर्श सामने आए कि वाकई में ये चुनावी नारा तो नहीं है या उसके आगे भी कुछ है। तो ये हमको समझना पड़ेगा। मैं मुनव्वर राणा जी का एक शेर है जो कहकर फिर मैं अपने साथियों को आमंत्रित करता हूं कि सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। पर अब मजदूर को भी नींद नहीं आती, तो वो नींद की गोली तो नहीं खाता है, पर वो सस्ती शराब, सस्ता नशा, इसके चक्कर में भी बहुत फंस रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो ये बहुत सारे हालात हैं, हम बात करेंगे। तो हमारे साथ संजय कुमार मिश्रा जी हैं जो HOD हैं इंग्लिश के राजकुमार कॉलेज में। तो मैं संजय जी आपसे चाहूँगा कि आप अपने विचार रखें। पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ एशियन न्यूज़ को कि मेरे को ये मंच दिया गया है कुछ बोलने के लिए। और ये संतुलन की समीकरण के बारे में बोलते हुए मेरे को कुछ कविता याद आ रहा है। उसका शीर्षक है भिक्षुक, और उसमें दिनकर जी ने कुछ अच्छी बात कही है। वो एक ये जो अमीरी गरीबी का फासला है उसी के सिलसिले में वो बताए हैं कि कैसा अभिमन्यु के साथ तुलना किए हैं, और उनका कहना यह है कि अभिमन्यु जैसा चक्रव्यूह में घुसने का बात उसको बाहर निकलने में बहुत दिक्कत हुआ था, वैसे ही ये गरीबी जो है ये बड़ा मुश्किल समय होता है और उससे निकल के बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये जो अमीरी और गरीबी के फासले बात कर रहे हैं हम लोग, उसके खाई के बारे में, तो ये ज़रूर बहुत गहरा हो रहा है। और इसका कारण यही है कि हम लोग समानता नहीं देखते हैं उसमें। हम ये कोशिश नहीं करते हैं कि जो गरीब है उनको कुछ मिलना चाहिए। हमको इस सिलसिले में हमको एक पौराणिक कथा भी याद है जो कृष्ण सुदामा के बारे में बताया जाता है। सुदामा बहुत गरीब थे, लेकिन कृष्ण भगवान के मित्र थे, तो उनके पास वो जाके भिक्षा मांगे और कृष्ण भगवान उनको बहुत कुछ दिए। तो वो तो पौराणिक बातें हो गई। अभी भी कोशिश होता है, कई लोग कई किस्म के फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, गरीब लोगों को मदद करने की कोशिश करते हैं, फिर भी ये खाई जो है बहुत लंबी होती जा रही है। तो प्रश्न हमारे पास ये है कि कैसे कम होगी गरीबी और अमीरी के ये खाई। तो जैसा सर ने बताया अभी कि हमारे देश में गरीबी हटाने की तमाम कोशिशें किया गया है, अभी भी चल रहा है, पर उसका परिणाम कुछ ज़्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अड़चने आते हैं। और ये देखा गया है कि जैसा सर अभी बता रहे थे कि इसमें बहुत सारे देश हैं, उसमें वो लोग कोशिश किए हैं ये बारे में। और इसमें मैं एक साउथ कोरिया के बात बताऊंगा। वहाँ भी वो लोगों ने वो कोशिश किया, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा ज़्यादा कुछ दिखा नहीं। वहाँ उन लोग को
और सारे बहुत सारे उनको अड़चने आए और जटिलता बढ़ता गया, उनका खाई और बढ़ता गया, उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे ही अपने देश में भी बहुत कोशिशें किए जा रहे हैं और हर पार्टी एक दावा करता है कि हम गरीबों को ये देंगे वो देंगे। ये तो वोट बैंक के लिए हो सकता है, लेकिन हकीकत में कुछ उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। तो मैं अपना वक्तव्य इसमें अभी विराम दूंगा कि हमारा ये कोशिश जारी रहना चाहिए, क्योंकि गरीबों को भी हक है जीने का, और अमीर लोग तो जी लेते हैं ज़िंदगी अपना, गरीबों को ज़िंदगी जीना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हम अगर उनको कुछ फ़ायदा पहुंचाएं, उनको मदद करें, तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया आपने बात कही। मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि गरीबी हटाओ का जब नारा आया और उसके बाद गरीबी हटाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत करने की बात हुई, तो 1978-79 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसको IRDP कहा जाता है, उसको शुरुआत किया गया। और वहाँ पर जो लोग BPL, जो है गरीबी रेखा के नीचे लोग थे, उनको स्वरोजगार देने के लिए बहुत सारी योजना आई। उसके बाद कालांतर में चाहे पार्टियाँ कोई भी रही हों, जैसा मैंने कहा कि मनरेगा आई, दीनदयाल अंत्योदय योजना आई, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आया, NRLM आया, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसको DDU-GKY कहा जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना आई, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान जो थी वो बुनियादी ज़रूरतें थी, तो ये योजना भी आई। इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए भी गरीबी हटाना मुख्य लक्ष्य रहा, और लगातार इसके लिए सरकारों ने अपने अपने स्तर पर कोशिशें की। पर चूंकि हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती गई, तो एक बड़ा कारण ये भी रहा कि जनसंख्या का घनत्व इतना था कि हम उसकी तुलना में उतने रोजगार सृजन नहीं कर पाए, और धीरे धीरे परिवार बढ़ते गए, खेती की ज़मीनें कम होती गई। जो लोग गांव में खेती करते थे वो रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ आए, तो ये जो शहरों में भी गरीबी का जो स्तर था वो बढ़ता गया। इस बीच में योजनाएं बहुत सारी लगातार सरकारें कोशिश की, पर उसके बाद जब सरकारों को लगा कि ये गरीबी उस तरह से नहीं हट रही है, तो तात्कालिक उपचार, जैसे हम कभी जाते हैं, हमको चोट लगती है तो हम इमरजेंसी में जाके अपना दिखाते हैं, तो ये मरहम पट्टी के रूप में ये हुआ कि हम आपको सस्ता अनाज देंगे, हम आपको साइकिल दे देंगे, हम आपको लैपटॉप दे देंगे, हम मुफ्त की बिजली दे देंगे, हम मुफ्त का पानी दे देंगे, हम आपका कर्जा माफ़ कर देंगे। ये बहुत सारी योजनाएं, और जो खास करके चुनाव के समय ये बड़ी कारगर हुई। और जब इसको रेवड़ी कल्चर कहा गया, तो बाद में ऐसा लगा था कि ये रेवड़ी कल्चर खत्म होगा, पर बाद में ये सारी पार्टियों ने ये रेवड़ी कल्चर को और प्रमोट किया, और सब ने जो है वो दिया। अब इस पे दो मत हो सकते हैं कि क्या गरीब आदमी भूखा सोए, क्या उसको अनाज नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। देश का आदमी यदि भूखा सोएगा तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। भूख से मृत्यु किसी भी कल्याणकारी राज्य में अच्छी बात नहीं है। अब वो खबरें सुनने नहीं आती, पर हम ये देख रहे हैं कि खाई, जैसे मैंने आंकड़े बताए आपको, कि ये आंकड़े बताते हैं कि अमीरी और गरीबी के बीच खाई जो है वो बढ़ रही है। और ये बढ़ती हुई खाई बहुत सारे देशों में हमने देखा कि बाद में एक अराजक स्थिति को निर्मित करती है कि यदि चंद लोग बहुत खा पी रहे हैं, गरिया रहे हैं, और बहुत लोग भूखे हैं, और वो देख रहे हैं कि हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो वो सवाल खड़ा करने लगते हैं, और उनको लगता है कि ये व्यवस्था नहीं चलेगी, ये व्यवस्था बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, जिसके बहुत सारे अलग अलग तौर तरीके हम लोगों ने अलग अलग देशों में, दुनिया में देखा है, और उसको लेकर भी बहुत तरह की बातचीत होती है। अभी हम देखते हैं कि आंकड़े कहते हैं कि जो हमारे देश में जो हर नागरिक है उस पर 1.46 लाख रुपए का कर्ज है। जो भी आदमी इस देश में पैदा होता है, जैसा एक सूत्र वाक्य में कहा जाता है कि भारत का हर नागरिक कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में मर जाता है। तो देश जो है, ये हालिया एक रिपोर्ट आई कि देश में कुल चालू वित्त वर्ष जुलाई सितंबर तिमाही में बढ़कर 2.47 करोड़ डॉलर यानी 205 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया है। इस आधार पे 140 करोड़ की आबादी वाले देश के प्रत्येक व्यक्ति पे औसतन 1.46 लाख का कर्ज है, और ये कर्ज जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। हम अपने कामकाज के लिए विश्व बैंक से, अलग अलग संस्थानों से हम बहुत सारा कर्जा लेते हैं।
पहले कर्जा ऐसा लगता था कि भारत सरकार लेती है, फिर प्रदेश की सरकार लेने लगी, और कुछ जगह तो सीधे जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो भी सीधे कर्ज लेकर डेवलपमेंट कर रही हैं। तो ये भी एक तरीका लोगों ने निकाला, पर गरीबी और अमीरी के बीच ये जो रेखा बढ़ती गई, तो इसको हम कैसे दूर करेंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो सरकारी नौकरियां कम हैं, और उस सरकारी नौकरी गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को उतनी कम नहीं कर सकती, क्योंकि नौकरियों का सृजन उतना नहीं हो रहा है। तो गोपाल प्रसाद साहू जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के, उनके हम विचार जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस तरह से अवसर देने के लिए कि हम किसी एक ज्वलंत मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अमीरी और गरीबी की जो खाई है वो निरंतर बढ़ते जा रही है, ये शाश्वत सत्य है, और ये एक प्रकार का नेचर में भी है। व्यक्ति, समाज, परिवार या फिर देश इसके लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन बहुत ही ईमानदारी पूर्वक प्रयास कर रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मैं राजनीतिक रूप से कहूँगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति है, अनेक पार्टियां शासन प्रशासन में रहते हैं, लेकिन उनकी जो घोषणाएं हैं वो प्रॉपर जहां पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। सबसे छोटी चीज़ जो मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, दो बिंदु है। स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे बड़े कारण है कि गरीबी और अमीरी की जो खाई को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं गरीबी दूर करने के लिए चलाती है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। जब तक किसी भी परिवार, व्यक्ति को शिक्षा या स्वास्थ्य नहीं मिलता है, तो उस परिवार या व्यक्ति की जो पूरी ऊर्जा है शिक्षा प्राप्त करने और स्वास्थ्य में लग जाता है। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं ये शिक्षा और स्वास्थ्य से कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और उसके प्रति कितना संवेदनशील है। फिर भी सरकार मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना प्रारंभ की है और वो निरंतर जारी है। सरकार ये मुफ्त के रेवड़ियाँ ना बांट करके यदि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा या स्वास्थ्य निःशुल्क दें, तो ये बहुत कुछ ये जो दिक्कतें हैं वो कम किया जा सकता है। हालांकि गरीबी और अमीर के बीच में जो खाई है इसके अंतर होने का कई सारे कारण हैं। इसमें एक प्रकार के जनसंख्या भी है। इसलिए जो आजकल चल रही है कि कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जिसमें क्या है जनसंख्या को नियंत्रण करने के बाद के साथ बहुत सारी चीज़ों को समाहित करने की बात की जा रही है। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे मैं चूँकि शासकीय कार्यालय में कार्यरत हूँ एक अनियमित कर्मचारी के रूप में, मैं बताना चाहूँगा कि जो खाई कैसे बढ़ती है। एक ऑफिस, एक कार्यालय में 3 प्रकार के कर्मचारी काम करते हैं। एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी होता है, एक संविदा कर्मचारी होता है, उसी प्रकार का आउटसोर्सिंग कर्मचारी होती है और नियमित कर्मचारी होती है। एक कर्मचारी को उसकी मेहनत का जो मानदेय है केवल 8 से 10 हज़ार मिलता है। यदि संविदा आउटसोर्सिंग है तो उनको 20 से 25 हज़ार मिलता है, और जो रेगुलर होते हैं उसको 40 से 50 हज़ार मिलता है। तो ये असमानता, ये खाई कौन बढ़ा रहा है? सबसे बड़ी चीज़ें जो सामने आती है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, शासन प्रशासन की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि इस गरीबी को दूर किया जा सकता है वो स्वरोजगार से है, लेकिन स्वरोजगार की जो सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए सरकार बड़े बड़े बातें तो करती है, लेकिन ज़मीन पर किसी प्रकार की उसकी इम्प्लीमेंट हो ऐसा दिखाई नहीं देता। भारत सरकार ने कई सारे योजनाएं चलाई है गरीबी दूर करने के लिए। उसमें एक योजना मुद्रा लोन का भी है। स्वरोजगार करने के लिए उनको वित्तीय सहायता देने के लिए किसी भी युवा को मुद्रा लोन देने की बात करता है, लेकिन हम जैसे बैंक जाते हैं या वित्तीय संस्था में जाते हैं तो उस लोन के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ये सभी जानते हैं। तो इस तरह से आप मुफ्त का चावल दे करके, गैस दे करके ये गरीबी दूर नहीं किया जा सकता है। आपको जो व्यक्ति की एक मूलभूत सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। शिक्षा में एक जिम्मेदारी तय करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य में आप पूरी तरह से स्वास्थ्य के लिए जो खर्चा होती है वो उस पर आप सुविधाएं दीजिए।
इस तरह से अगर रेवड़ी बांटने से गरीबी कभी दूर होने वाली नहीं है। हमने अभी चर्चा में सुना कई सारे देशों ने इस पर काफ़ी काम किया है, जैसे रूस, चीन या जर्मनी, इस तरह से कई सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गरीबी दूर करने की बात की है। लेकिन गरीबी कम होने के बजाय निरंतर बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण जो पहले जनसंख्या, दूसरा असमानता, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसकी कमी है। कोई भी सरकार आता है वो अपनी तरह से कई सारे योजनाओं को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे गरीबी दूर करने के बजाय जो नीचे स्तर के जो लोग हैं उसमें उलझ कर आ जाते हैं और जो अपनी जो आवश्यक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको अचीव नहीं कर पाता। मैं इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो एक और है कि जो हम बोलते हैं कि इसमें जो शहर की ओर आ रहे हैं जो गांव के जो ग्रामीण युवा हैं और शहर में आकर के जो स्लम एरिया में निवास करके अपनी रोजी रोटी कमाना चाह रहे हैं, इसके लिए सबसे बड़ी जो स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, स्किल डेवलपमेंट भी यदि कर लेता है तो जो ट्रेनिंग करने के बाद भी यदि वो उसके लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं तो इस तरह से स्कीम का या फिर गरीबी दूर करने की कोई जो टारगेट है उसको लक्ष्य पर प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, हमारे नेतागण ये बहुत दावा कर रहे हैं इस समय कि हम जो अर्थव्यवस्था के रूप में जो 11वें नंबर पे थे वो 5वें नंबर पे आ गए हैं। पर अभी हालिया जो आंकड़े हैं जब इस प्रोग्राम के लिए हमने इकट्ठे किए तो दुनिया की जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है उनमें कम जो आय है प्रति व्यक्ति आय वो भारतीयों की है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति जो आय है वो $80,035 है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति आय $2601 यानी 2 लाख रुपए है। और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने की जो परिभाषा है उसमें प्रति व्यक्ति आय यदि 2.5 लाख रुपए से कम है तो वो गरीबी के रेखा के नीचे माना जाता है। कुछ मानक हैं जिसमें पोषण आहार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रहन सहन है, ये पैरामीटर्स हैं कि जब गरीबी रेखा की सूची बनती है तो घर घर में जाके सर्वे होता है और उसमें देखा जाता है कि आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं और बाद में उसकी सूची तैयार होती है। तो ये बिलो पॉवर्टी लाइन जो है जिसके लिए कहा जा रहा है कि अभी 22% लोग ही गरीबी के रेखा के नीचे हैं, बाकी लोग ऊपर चले गए। इस तरह की बातचीत जो है ये कही जा रही है। अब सवाल ये है कि गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं वो आबादी जो है, अलग अलग आंकड़े, इसमें मतभेद है लोगों का। कोई कहता है कि भारत की 37.7% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है और केवल घरेलू उपयोग में जो व्यय होता है उसके आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण होता है। अब फिर वही बात आएगी कि ये अगर गरीबी रेखा के नीचे हैं और आंखों से दिखते हैं और सबको रोजगार नहीं मिल रहा मनरेगा की तमाम गारंटी के बावजूद, तो हम उसके लिए किस तरह का उपाय कर सकते हैं या सरकारों को किस तरह का उपाय करना चाहिए। क्या फौरी राहत देकर, अनाज देकर, निःशुल्क शिक्षा देकर, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा देकर या कुछ और सुविधाएं देकर क्या इस गरीबी को दूर किया जा सकता है, या गरीबी दूर करने के कुछ स्थायी उपाय किए जाएं जिससे कि गरीबी दूर हो और लोग स्वरोजगार में लगे, इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। पर जब हम नेताओं के चुनाव में भाषण सुनते हैं तो हमको लगता है कि बस अब गरीबी जो है वो खटाखट साए जाने वाली है या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा चमत्कार कि लोग गरीब जो हैं वो गायब हो जाएंगे। तो गरीब इस तरह से गायब होते हैं कि जैसे अभी बहुत सारी कॉलोनियाँ बन रही हैं, जो बहुत कैंपस कॉलोनी बन रही है, वहाँ से गरीब गायब हो गया क्योंकि वहाँ पे गरीब के लिए कोई जगह नहीं है। जो सर्वेंट क्वार्टर बन रहे हैं EWS के, वो भी थोड़ा हटा के बना रहे हैं और वो भी चूंकि उस कॉलोनी में लोगों को काम करने के लिए चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत एक घृणा भाव भी है कि वो गरीबों को लेकर बहुत अच्छा नहीं सोचते। उनको लगता है कि हमारे बच्चों को इनके बच्चे बिगाड़ देंगे, हमारे बच्चों के साथ खेलेंगे तो पता नहीं ये जो है किस तरह से चीज़ें करेंगे। ये बहुत सारी बातें लोगों के मन में है। राशिद राही साहब का एक शेर है, अपने बच्चों को मैं बातों में लगा लेता हूँ, अपने बच्चों को मैं बातों में लगा लेता हूँ, जब भी आवाज़ लगाता है खिलौने वाला। तो बहुत सारे लोग बच्चों के लिए खिलौने तो बहुत दूर की बात है, उनको बहलाते हैं क्योंकि उनके पास कई बार घर में खिलाने के लिए चीज़ें नहीं होती। ये तो हम कहें कि जो सरकार की कल्याणकारी नीतियां हैं
या वोट बैंक के चक्कर में बहुत सारे लोगों को राशन मिलने लगा है, ताकि उनके घर में चूल्हा जलने लगा है। पर कुछ पैरामीटर्स हैं जो पैरामीटर्स ये कहते हैं कि देश में ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें नहीं हुई है, देश में कुछ पैरामीटर बताते हैं कि बहुत सारा कुछ हुआ है। और वो लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनकी सुधार लाने के लिए जो भी काम किए गए, उन कामों का रिजल्ट दिखा है। और उस रिजल्ट के जरिए जो लोगों में जैसे लकड़ी जलाने का परसेंटेज था, घर में जो ईंधन जलाते थे, वो ईंधन जो है वो अब खाना पकाने के लिए लकड़ी के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 53% लोग थे जो घटकर अब 14% हो गए। सफाई से वंचित लोग जो 50% थे, अब वो 11.3% हो गए। पीने का पानी 15 सालों में जो वंचित लोगों की संख्या 16% से घट के 3% हो गई। पोषण से वंचित लोगों में 2005-06 में जो 44% से घटकर जो है वो 19-20 में 12% हो गई। तो कहीं ना कहीं कुछ पैरामीटर्स में, लाइफ स्टाइल में, जीवन स्तर में सुधार लोगों के आया है। पर क्या वो पर्याप्त है? और वो उसको हम अगर पैरामीटर माने तो हमको लगता है कि अभी भी जो हमारे यहाँ, मैंने जैसे कहा कि हमारे देश के 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है, 1% लोगों के पास। और वो उनके पास, जैसे एक बच्चे से किसी ने कहा, एक बहस हो रही थी कि कैसे हमारे जो नौजवान अभी बड़े हो रहे हैं वो कैसे बहुत सारी सच्चाइयों से अनभिज्ञ हैं। एक जगह बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अब देश में जो है वो गेहूं का संकट होगा और रोटी के लिए लोग तरसेंगे। तो एक बच्चा जो वहाँ था, जो अभिजात वर्ग का था, तो उन्होंने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, पिज़्ज़ा मंगा के खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे। तो उनको लगता है कि रोटी का विकल्प जो है, उनको यही नहीं पता है कि गेहूं मूल है जिससे ये सारी चीज़ें लोग समझते हैं। चूँकि उनके भीतर जाके पैर न फटे बिंबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो जो लोगों ने भूख नहीं देखा है, जो गरीबी को नहीं जानते, वो गरीबों का मजाक उड़ा सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। पर ईमानदारी की बात यह है कि हमारे देश में गरीबी है और इस गरीबी और अमीरी के बीच खाई बढ़ रही है। इस खाई को हम कैसे कम करेंगे, तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ NSUI के पुनेश्वर हैं। मैं पुनेश्वर से चाहूँगा, जवान हैं, उनकी अपनी सोच क्या है कि वो किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले मैं एशियन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने संतुलन का समीकरण जैसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमको मौका दिया कि हम अपनी बात रखें। इस वक्त हम जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं वो गरीबी और अमीरी के बीच जो खाई है उसके बारे में। सर, मैं एक लाइन से शुरू करना चाहूँगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसीलिए वो कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो एक मानव को जब उनका जन्म होता है तब से उनको जो मूलभूत सुविधा है उनका अधिकार होता है, एक मानव अधिकार के अंतर्गत वो आ जाता है। आज देश के इतने वर्ष हो गए फिर भी देश में जो स्थिति है बहुत चिंतन की स्थिति है। गरीबी और भी गरीब होते जा रहे हैं, गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं, और अमीर जो है और भी अमीर होते जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस देश में सर्वप्रथम तो जो शिक्षा का क्षेत्र है वो शिक्षा को और मजबूत करना चाहिए। एक गरीब से गरीब और एक अमीर से अमीर सबको एक समान शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति पढ़ने की अगर क्षमता नहीं है उनको भी एक अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा के साथ साथ जो दूर दराज गांव में है उनको बहुत सारी चीज़ें की कठिनाइयों का संघर्ष करना पड़ता है, वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। उनके लिए सरकार को एक अच्छी कदम उठाना चाहिए। स्टार्टअप के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उनको अच्छी बेहतर शिक्षा देने के लिए कार्य करना चाहिए। साथ साथ जो व्यक्ति अगर पढ़ रहा है, जो 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ रहा है, उनको एक शिक्षा के क्षेत्र में अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए। सही दिशा सरकार को देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ लिख लेते हैं, उनको उसको ये पता नहीं होता कि हम करें क्या। तो बच्चों को शुरू से शिक्षा पे फोकस करना चाहिए। साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि देश की बहुत बड़ी एक विषय है जो है आज बेरोज़गारी। लोग यहाँ एजुकेट हो जा रहे हैं लेकिन उनके पास रोज़गार ही नहीं है। तो अगर उनके पास रोज़गार ही नहीं है तो वो करेंगे क्या। तो मैं
सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे उनको बहुत ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता है। पार्टीगत से उठकर थोड़ी चिंता करने की आवश्यकता है। यहाँ अगर लोगों को राशन मुफ्त में दिया जाता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एक समान क्यों नहीं दिया जाता? ये बहुत बड़ी विषय है। तो मेरे ख्याल से इस पर सरकार को चिंता करना चाहिए। अगर लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अच्छी मिलना शुरू हो जाएगा तो शायद जो गरीबी स्थिति है लोगों की वो दूर हो सकती है। मैं भी एक कृषक परिवार से आता हूँ। अगर मैं अच्छी शिक्षा शायद ग्रहण ना करने पाऊँ तो मैं भी खेती किसानी के लायक रहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार पर सरकार को फोकस करना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने। अपने बाबा साहब अम्बेडकर की बात कही कि हमारे संविधान में लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होगी। और बाद में सरकार ने मनरेगा जैसा कानून लाया और कहा कि हम रोजगार की गारंटी देते हैं। ये बहुत अपने आप में एक क्रांतिकारी कानून था जिसमें यह प्रावधान किया गया कि हम बच्चों को इस तरह की, बाद में शिक्षा की का अधिकार आया और जिसमें यह कहा गया कि शिक्षा भी आपके अधिकार में शामिल किया गया। और उससे लोगों को लगा कि बहुत सारे स्कूल जहां बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते थे, उन स्कूलों में भी शिक्षा का जब अधिकार आया तो उनको मजबूरी में ही सही उन स्कूलों में भी गरीब बच्चों को पढ़ने का अवसर मिला। तो बहुत सारे कानून आए जिसमें कि समाज का जो वंचित वर्ग था, गरीब वर्ग था, जो नहीं जा सकता था, उसके लिए भी बातचीत हुई। ये एक बात बहुत घूम फिर के हमारे आती है और जो अभी चुनाव में फिर हो रही है कि ये सरकार आई तो ये आरक्षण खत्म कर देगी। इसको लेकर भी बातचीत हुई। तो कई लोग कहते हैं कि भाई जो आरक्षण है ये आर्थिक आधार पे होना चाहिए, जातिगत आधार पे नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी लोग बहुत सारी बातचीत करते हैं, पर उसका कहीं ना कहीं सामाजिक कारण भी है। हमारे समाज जो कई लेयर में बटा हुआ है, वहाँ भेदभाव कई स्तर पे है। हम लोगों को रंग के कारण, जाति के कारण हम कई बार लोगों को अलग अलग तरह से अपमानित होते हैं हमारे समाज में लोग। उसके लिए कानून बने, तमाम कड़े कानून के बावजूद समाज के भीतर अभी वो स्टिग्मा है कि लोग उसका पालन नहीं करते। ये बात भी आई है कि अगर हमको लोग कह रहे हैं कि साहब अगर आपको वाकई में इस देश को गरीबी से दूर कराना है तो आपको पैसे बांटने की जगह रोजगार बांटना चाहिए, जिसकी बात अभी हो रही है कि 2 करोड़ हर साल गारंटी दे रही थे सरकार कि हम लोगों को रोजगार देंगे, तो 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। इस पे भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, एक अलग तरह का है। वो कह रहे हैं कि गरीबी एक दिन में दूर नहीं होगी, तो नौकरी की जगह, सरकारी नौकरियां हैं नहीं, तो उद्योग लगाने के लिए, स्टार्टअप के लिए, ये इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अलग अलग योजनाओं के जरिए जो सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया, उन योजनाओं के जरिए लोगों को रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। सबको शिक्षा मिलेगी तो निश्चित रूप से लोग हुनर के साथ शिक्षा, अभी नई शिक्षा नीति में हुनर के साथ शिक्षा भी आई है, जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि लोग हुनर भी सीखें। केवल स्कूल में पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। तो हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ शिक्षा जगत से जुड़े CL दुबे जी हैं, जो एजुकेशन में काम करते थे, पर छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ से भी वो के नेता हैं, पर उनका बैकग्राउंड हम जानते हैं कि उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में भी काम किया है। तो CL दुबे जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा एशियन न्यूज़ को कि आपने मुद्दे की बात करी। आज तक लोग धर्म का, विकास का, लोक लुभावन नारे के आधार पर राजनीति करते हैं। भारत स्वतंत्र होने के बाद सबसे यदि हमारा पतन हुआ तो वह है नैतिक पतन। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी होती है, पर उसको जो कार्य रूप में कार्य करते हैं लोग, मैं सरकारी कर्मचारी रहा हूँ, अधिकारी भी रहा हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जब तक ये सरकारी कर्मचारी रेगुलर नहीं होते, ईमानदारी से काम करते हैं और जैसे रेगुलर होते हैं ढर्रे में चल देते हैं। तो इसको मैं कर्मचारी संघ में भी इस बात को बोलता हूँ। नीति सब ठीक है, नियत साफ नहीं है। अभी भी क्या है, एक बार TV डिबेट में मैं गया था तो माननीय सुंदरानी जी थे, मैंने कहा सर आदमी अपने दहेज की साइकिल को पोंछता नहीं है, आप फ्री में सिलाई मशीन बांट रहे हैं, आप सिलाई मशीन दीजिए और उसको बोलिए दीदी ये सिलाई मशीन आपका है, आप हर महीना 3 रुपया आप पंचायत में जमा करिए। उसको लगेगा इसका मुझे पैसा जमा करना है तो ईमानदारी से करेगी। अभी सरकार बांट देती है, उसके बाद क्या हो रहा है। और एक चीज़ और है सर, कभी भी बैसाखी के सहारे आप पहाड़ नहीं चढ़ सकते।
आप कितना भी आरक्षण दे दें, कितना फ्री में बांट दे, हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता। आप अच्छी तरह जानते हैं श्रीलंका की स्थिति क्या हुई। लोगों ने फ्री में बांटा और अंत में हुआ कि वहाँ की जो जनता है वो सरकार को और राजनेताओं को घेरने लगा। तो मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि जो भी योजना लगाते हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लागू करी थी कि छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित युवाओं को आप रोजगार दें। सर, मैं गर्ल्स कॉलेज में रजिस्ट्रार रहा हूँ, वहाँ पर एक कोर्स होता है हॉस्पिटलिटी का, उसमें 1500 एडमिशन फीस है और 8000 स्कॉलरशिप मिलता है। और वहाँ के प्रोफेसर वहाँ के बच्चियों को ले जा के डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट जगह में ले जा के उनको जॉब दिलाते हैं। मैं खुद ऐसे ऐसे बच्चों को वहाँ कॉलेज में उसमें प्रवेश दिलाया था। कोई मोची की बच्ची थी, कोई दूध वाले की बच्ची थी, परिवार बच्चियाँ जब स्कॉलरशिप लेने आते थे, मैं बोलता था बेटा भी आप क्या कर रहे हो, तो बोल सर कुछ नहीं, हमन घर में चल दें। तो इसीलिए यह है कि सरकार की योजना तो ठीक है, उसको कार्य रूप में परिणित नहीं कर सकते। एक अधिकारी की बच्ची मेरे पास आई, बोले सर मैं पीजीडीसी कर ली हूँ, एमफिल कर ली हूँ, सर मैं अब क्या करूँ। मैं बोला बेटा तू बीपीएड कर ले। सर यहाँ बीपीएड गर्ल्स कॉलेज में जैसे है या यूनिवर्सिटी में है, बीपीएड करने से सीधा स्कूल शिक्षा विभाग में या कॉलेज में सर्विस मिलती है, पर सारी बच्चियाँ यहाँ जाती हैं बीपीएड में। तो जैसे कभी मेरे अनुज ने कहा है, तो सबसे पहले इनको हम बताएं कि आपको पढ़ने के बाद क्या करना है। हम पढ़े थे उस समय जब हमारा सर बोलते थे कि आप खेती जाओ। सर मैं गांव में पढ़ा हूँ, एक पीरियड हमारा खेती का होता था और माननीय प्राचार्य महोदय हमको वहाँ भेजते थे, हम लोग खेती करते थे, फिर धान लूते थे, उसको बांधते थे। आज यदि कोई शिक्षक ऐसा कर देता है, मुझे अच्छी तरह याद है अभनपुर में एक टीचर ने किया तो उस पर पूरा मीडिया उछा दिया और वो हेडमास्टर प्रिंसिपल सस्पेंड हो गया। तो आज स्थिति है, ज़मीन में रह के हमको सोचना है और राजनेता के भरोसे कभी आप विकास नहीं कर सकते। क्षमा करेंगे, एक कंगला माझी सरकार में आदरणीय मिश्रा जी, मुझे समापन समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। एक विधायिका अध्यक्षा थी, मैंने वहाँ कह दिया कि जितने मंच में बैठे हैं तुम्हारा उद्धार नहीं करेंगे। क्या बात है कि 70 साल बाद भी मेरे आदिवासी लोग ऊपर शर्ट नहीं पहने हैं और इसमें धोती पहन के नीचे बैठे हैं, तो क्या ऐसा कारण है? अभी स्थिति होती है, क्षमा करेंगे मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, किसी समाज के लोगों को आप विधायक बना दीजिए तो सबसे पहले अपनी बेटी के लिए अधिकारी दामाद खोजेगा और बहू के लिए और बेटे के लिए अधिकारी की पत्नी। तो जो समाज सुधार की बात करते हैं, मैं हर जगह बोलता हूँ यदि आपको समाज सुधारना है तो सबसे पहले अपनी पत्नी, बच्चे, माँ बाप, परिवार, फिर अड़ोसी पड़ोसी। और एक जब मैं कॉलेज में सर्विस कर रहा था तो एक सज्जन मेरे पास आया, अच्छे पोस्ट में थे, बोले मैं अपने समाज का सम्मेलन कर रहा हूँ सर, मुझे चंदा दीजिए। मैं बोला भाई क्यों कर रहे हो आप? तो बोले इनको विकास करना है। मैं बोला आप प्रोफेसर हो गए ना? हाँ। तो आप तो शपथ ले लो कि हर साल मैं 10 बच्चों को फ्री में पढ़ाऊँगा, वो बच्चे आगे पढ़ेंगे, वो 10 को पढ़ाएंगे। तो ये चैनल जब तक नहीं बनेगा, और ये सर सरकार के भरोसे नहीं, हमको करना है। तो मेरा सिर्फ निवेदन है कि पहले जैसे पाठ्य पुस्तक में नैतिकता का एक पाठ हुआ करता था, वो होना चाहिए। और शिक्षा पर यदि हम जोड़ देंगे, आप शिक्षित कर दीजिए बच्चों को, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपना धर्म चुन लेगा, अपना रोजगार चुन लेगा, अपना व्यापार चुन लेगा। बस इतना कहना चाहूँगा सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि शिक्षा जो है वो हमारे लिए किस तरह ज़रूरी है, और वो भी रोजगार के साथ अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो वो कितनी ज़रूरी होगी। वरना कई बार जो गरीब आदमी है उसके लिए कितनी मुश्किल होती है शिक्षा। उसको इस तरह से समझे, मुनव्वर राणा जी कहते हैं कि बच्चों की फीस, उनकी किताबें, कलम दावात, बच्चों की फीस, उनकी किताबें, कलम दावात, मेरी गरीब आंखों में स्कूल चुभ गया। मतलब ये होता है कि आप स्कूल जो आपको लगता है कि जहाँ से आपके बच्चा पढ़ के निकलेगा, हुनरमंद होगा, क्योंकि आपके पास उतने संसाधन नहीं है। पर अच्छी बात यह है कि शिक्षा का अधिकार आने से अब गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे देश में अब लड़कियां भी, अभी रिजल्ट आया, लड़कियों ने टॉप किया। हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पे अब बच्चे ड्रॉप आउट की भी चिंता हो रही है, और बच्चे स्कूल जाएं, लड़कियों के लिए साइकिल देना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देना, पोषण आहार देना, मध्याह्न भोजन देना, ताकि शिक्षा की ओर वो अग्रसर हों और आत्मनिर्भर बने, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। इसके लिए सरकारों ने अपने अपने स्तर पे, सरकारें किसी की हों, वो अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तो मैं शैलेंद्र उपाध्याय जी से बात करूंगा कि वो भी इस बारे में अपनी बात रखें।
एशियन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये आज का कार्यक्रम रखा गया। तो इसमें सबसे बड़ा जो शिक्षा है, शिक्षा से बड़ा तो धन कुछ नहीं है। जो अभी आपने बोला कि मुफ्त में अनाज जो सरकार देती है, मेरा तो ये मानना है कि मुफ्त में तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, वो शिक्षा में लगाइए। अभी सर ने बोला कि उनको पोषण आहार, खाने का, दवा, पुस्तक, कापी, जब तक हम शिक्षा में कोई स्तर को नहीं बढ़ाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। समाज हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। और ये जो अनाज का और ये सब दिया जा रहा है, ये वही हाल है कि मुर्गी को खाना खिलाओ और काट के खा लो, तो 5 साल बाद काट के हम खा लिए जाते हैं। इसलिए शिक्षा का मूल बिंदु शिक्षा ही है, शिक्षा से ही हम विकास कर सकते हैं। और इसीलिए भी बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा में ही मैंने वो बल दिया था, जोर दिया था कि शिक्षा से ही हमारे देश का विकास हो सकता है और शिक्षा से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। और जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं वो कभी ये नहीं चाहती हैं कि कोई आगे शिक्षित होकर बढ़े। ये बोलती ज़रूर हैं, योजनाएं लाती हैं, कार्यक्रम करती हैं, लेकिन इनके जो गुर्गे हैं कभी भी उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं होने देते, धरातल पे नहीं आने देते हैं। और वो देखिए अभी विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, तो एक IAS अधिकारी, शिक्षित अधिकारी है, और एक मूर्ख आदमी जब विधायक बन के जाता है वो सर कहता है तो उसको क्या गुजरती है, जबकि शिक्षा से बढ़ना है। तो ये भी चीज़ गंदी है। तो शिक्षा का जो अभी वो हुआ, शिक्षा से ही हमारा पूर्ण विकास हो सकता है, शिक्षा से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। शिक्षा के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये बेकार की रेवड़ियाँ ही हमको समाज में समझाना पड़ेगा कि आपको 5 किलो 20 किलो अनाज जो दे रहे हैं तो हमको पंगु बना रहे हैं। हमको आप काम दो, हमको काम दो, हमारे हाथ में काम होना चाहिए कि हम अपने काम, तब हमारा व्हील पावर बढ़ेगा, हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी शक्ति बढ़ेगी, तब हम कुछ कर भी सकते हैं। और हमको आप जो है तो बैठाल खिलाएंगे तो मैं पंग हो जाएंगे, ये हाथ पैर अगर नहीं चलाएंगे, घूमेंगे टहलेंगे नहीं, तो एक दिन यहाँ दर्द होने लगेगी, कुछ हम कर नहीं सकते हैं। तो सरकार नीतियाँ तो ठीक बनाती हैं, लेकिन उन नीतियों में भी उनके पास रास्ते हैं कि जिससे आदमी उतरन पे रह जाए। तो हमको बस वही मुर्गी वाला काम करता रहे, तो ये है। तो वह डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा, हमारा संविधान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हर चीज़ें हैं, उसको कार्य रूप में जब तक परिणित नहीं किया जाएगा तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता है। धन्यवाद सर। मैं प्रसंगवश मुझे जो है मेरे बड़े प्रिय कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल, उनकी एक कविता मैं आपके सामने साझा करता हूं कि एक कवि अपनी दुनिया में यदि गरीब के बारे में सोचता है तो वो किस तरह से सोचता है। सबसे गरीब आदमी को सबसे कठिन बीमारी के लिए सबसे बड़ा विशेषज्ञ डॉक्टर आए जिसकी सबसे ज़्यादा फीस हो। सबसे गरीब आदमी की सबसे कठिन बीमारी के लिए सबसे बड़ा विशेषज्ञ डॉक्टर आए जिसकी सबसे ज़्यादा फीस हो। सबसे बड़ा विशेषज्ञ डॉक्टर उस गरीब की झोपड़ी में आके झाड़ू लगा दे जिससे कुछ गंदगी दूर हो, सामने की बदबूदार नाली को साफ कर दे जिससे बदबू कुछ कम हो, उस गरीब बीमार के घड़े में शुद्ध जल दूर म्युनिसिपल की नल से भरकर लाए, बीमार के चीथड़ों को पास के हरे गंदे पानी के डबरे से ना धोए, कहीं और धोए, बीमार को सरकारी अस्पताल जाने की सलाह ना दे, कृतज्ञ होकर सबसे बड़ा डॉक्टर सबसे गरीब आदमी का इलाज करे और फीस मांगने से डरे। सबसे गरीब आदमी, सबसे गरीब बीमार आदमी के लिए सबसे सस्ता डॉक्टर भी सब बहुत महंगा है। सबसे गरीब बीमार आदमी के लिए भी सबसे सस्ता डॉक्टर भी बहुत महंगा है। ये हकीकत है जो एक कविता के रूप में एक कवि कल्पना करता है कि किस तरह से एक गरीब आदमी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जो पैरामीटर्स हैं गरीबी के, उसमें बहुत बार ये सब चीज़ें हैं कि उसका पोषण आहार कैसा है, उसको स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है, उसको शिक्षा की सुविधा कैसी है, उसके यहाँ बाल मृत्यु दर कैसी है, टीकाकरण कैसा है। ये बहुत सारे पैरामीटर हैं जो एक गरीबी की रेखा का निर्धारण करते हैं। आय तो है ही, बहुत सारा उसका जीवन स्तर है, और उन जीवन स्तर को जीने के लिए एक आदमी की बुनियादी सुविधाओं में वो देखता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, मैं बीमार पड़ूं तो मेरा इलाज अच्छे से हो जाए, मुझे 2 जून का खाना मिले। टीवी तो घर घर पहुंच गई है, मोबाइल बहुत लोगों तक पहुंच गया है, जिसके भी हाथ में देखो सबके पास मोबाइल है। आप अपने घर में काम करने वाले जितने आपके सर्वेंट हैं आप देखते सबके पास मोबाइल है, सब इंटरनेट पे देख रहे हैं। तो
वो तो एक क्रांति हुई है, पर क्या वो आर्थिक क्रांति है? पर हाँ, चूंकि इतना बड़ा भेदभाव है तो एक बात और मुझे लगती है जो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ कि लोग जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। वो अमीरों को देखते हैं और वो देखते हैं कि गलत तरीके से जो पैसा अर्जित करते हैं उनके खिलाफ कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं होती, भलाई वो और ग्लैमराइज होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि कोई चिट फंड कंपनी आती है, कोई महादेव सट्टा जैसा आता है, कोई गेमिंग जोन वाले आते हैं, और इसमें अधिकांश वो गरीब लोग फंसते हैं जिनको लगता है कि खाली बैठे हैं, हमारे पास काम नहीं है, हमारे पैसे में इजाफा हो जाएगा, और वो फंसते जाते हैं। हमने छत्तीसगढ़ में देखा कि चिटफंड घोटाला किस तरह से हुआ, कंपनी आई, प्रलोभन दिया और लोगों के जमा पूंजी भी निकाल के ले गई। इसी तरह हम यूथ को देख रहे हैं कि वो गरीबी के बावजूद उसको मुक्ति का मार्ग, अगर वो महंगी नशे की चीज़ें नहीं लेता तो बहुत सस्ता और घटिया नशा भी कर रहा है जो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो जिस एनवायरनमेंट में रहता है उस एनवायरनमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें उसे, और गरीब आदमी के पास चूँकि शिक्षा का उस तरह से अभाव है, एक सोचने समझने का नहीं है, तो उसको बहुत सारे प्रलोभन होते हैं। वो धर्म का भी प्रलोभन होता है, राजनीति का भी प्रलोभन होता है, कुछ बहुत सारे जो समाज में अलग अलग तत्व होते हैं वो भी उनका इस्तेमाल अपने लिए एक जुलूस की शक्ल में, भीड़ की शक्ल में करते हैं, और वो उनके लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि उनको लगता है कि इससे हमको कुछ अर्जित होगा। तो ये भी एक तरह से हम देखते हैं कि अमीरी गरीबी के बीच में, और वो जो गरीब अमीरों को देखता है, जो पेज 3 की खबरें देखता है, वो ग्लैमर को देखता है, टीवी पे बहुत रंगीन स्त्रियों को देखता है, इंटरनेट पे पॉर्न फिल्म में वो बहुत सारी चीज़ों को देखता है और एक ऐसी दुनिया को देखता है। आप लोगों को शायद आश्चर्य होगा ये जानकर कि हमारे पूरे हिंदी सिनेमा से गरीबी गायब हो गई है। अब एनआरआई के लिए फिल्म बनती है, गरीबी की फिल्में नहीं बनती, और जब बन रही थी तो लोगों ने कहा कि देश की गरीबी को कुछ लोग बेच रहे हैं। तो अब गरीबी भी ग्लैमराइज तरीके से सामने आती है, और अखबारों में, अब मीडिया में खबर आती है कि गरीब आदमी ने ईमानदारी बाकी है, टैक्सी वाले को पैसा मिला उसने लौटा दिया, रिक्शे वाले को मिला, तो हम खुद ही हेडिंग लगाते हैं कि अभी भी, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि वो बेईमान ही होता है, उसने लौटा दिया तो ईमानदारी बाकी है। इस तरह की बातचीत भी हम खबरों में बनाते हैं। हमारे साथ जो है इस पूरी बातचीत में सत्यम शुक्ला जी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो भी अपना विचार रखें। सबसे पहले एशियन न्यूज़ चैनल को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कर्मचारियों के मुद्दे और विषय के रूप में कई बार आपने अवसर दिया। आज देश के ज्वलंत मुद्दे अमीरी और गरीबी के विषय पर भी आपने आमंत्रित किया। उस पर मैं अपने कुछ निजी विचार जो है वो आपके सामने में रखता हूं कि सबसे पहले तो हमको ये तय करना पड़ेगा कि ये अमीरी और गरीबी की परिभाषा कौन देता है, इसके मापदंड कौन तय करता है। क्या भारतवर्ष में कोई ऐसी एजेंसी है जो यह तय करती है? और यदि वह तय करती है तो हम ऐसे किसी विकसित राष्ट्र से अपनी तुलना कैसे कर सकते हैं जबकि हम खुद विकासशील देश हैं? हम डॉलर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हम उस अमेरिका से कैसे कर सकते हैं कंपेयर जो बहुत वर्षों पहले हमसे आज़ादी पा चुका था और वो बहुत आगे है हमसे? तो कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण होगा। यदि PP1 के बच्चे की तुलना 12th के बच्चे से करेंगे तो ये जैसा अन्याय है वैसे ही भारत देश के साथ है। दूसरा, फ्री बीज को लेकर बहुत से साथियों ने आज यह कहा कि ये सब व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, इससे कहीं ना कहीं समाज में गलत संदेश जाता है। मैं इसका विरोध करता हूं। आप इस चीज़ को समझिए, यदि आप किसी के पेट में अनाज नहीं देंगे तो वो कल के डेट में अपराध में बढ़ेगा, अपराध में बढ़ेगा तो सरकार का तनाव बढ़ेगा और समाज में अव्यवस्था, अराजकता फैलेगी। तो कम से कम फ्री बीज के उद्देश्य से जो दिया जाता है उसमें जो जरूरत की चीज़ें हैं उसका मैं समर्थन करता हूं, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास में यदि सोलर पैनल लग जाता है उसकी मैं समर्थन करता हूं। यदि अभी जो गैस दिया जा रहा है फ्यूचर में अगर उनको सोलर पैनल दिया जाएगा तो गैस भी हट जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा, इंडक्शन आ जाएगा। कहीं कहीं उसके बच्चे को जो निःशुल्क शिक्षा की बात होती है, शिक्षा के अधिकार से जो दिया जा रहा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। स्वास्थ्य के लिए जो गरीबों को इलाज के लिए जो आयुष्मान योजना दी जाती है उसका भी मैं समर्थन करता हूँ, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो या इसके पूर्व की 70 साल वाली सरकार हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरतमंद चीज़ें। अगर ये जरूरी चीज़ें आप उनको उपलब्ध नहीं कराएंगे तो आप उसके साथ अन्याय करेंगे। फिर आप उसको कैसे तुलना करेंगे कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ के देश के विकास में अपना योगदान करे। हाँ, इसमें यह होना चाहिए कि जैसे अभी जो नकदी देने की बात हो रही है, जैसे किसी एक पार्टी का आश्वासन है कि भाई हम प्रतिमाह इतने हजार रुपए देंगे, एक पार्टी है जो इतने हजार रुपए दे रही है, तो मेरा ये कहना है कि इस फ्री बीज को, जो इस टाइप की जो नकदी आप देते हैं, उसको किसी न किसी समाज सेवा से जोड़िए। उस व्यक्ति को जो इसका आर्थिक लाभ मिलेगा उसको कुछ ना कुछ आप दीजिए। उदाहरण के लिए, यदि एक पार्टी है, यदि वो सत्ता में आती है और 8,000 रुपये गृहिणियों को देती है, तो उन सफाई रसोइया की क्या दोष है जो 3,000 रुपये महीने में काम करती हैं, जो 500 रुपये वेतन के लिए अपने आंदोलन करती हैं?
वो सफाई कर्मी का क्या दोष है जो जा करके हमारे बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में शौचालयों को साफ करता है 2,500 रुपये में, तो 8,000 आप घर बैठे देंगे और ये जो काम कर रहे हैं परिश्रम उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, आप गलत कर रहे हैं। और वैसे ही मैं बोलता हूँ ये जो 1,000 रुपये जो दिया जा रहा है वह भी बहुत अनुचित है, क्योंकि आपने जो रसोईया और सफाई कर्मी से 50% वेतन वृद्धि का वादा किया है भाई साहब, उसमें सिर्फ 1,300 रुपये उनकी वेतन वृद्धि देनी है। आप उस वादे को पूरा कर लेंगे मोदी गारंटी वाला, तो आप खुद सोचिए कि सरकार कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक और गलतियां करती है। मैं बार बार अपने विषयों में कर्मचारियों का उदाहरण लाऊंगा क्योंकि ये मेरा नैतिक दायित्व है। तो अब इसका सबसे अच्छा समाधान ये है, मैं यह कहता हूं कि जो शिक्षा है वो निःशुल्क मिल ही रहा है। आरटीई क्या है? वो निःशुल्क शिक्षा है। स्वास्थ्य है, निःशुल्क है इस देश में और जरूरतमंदों को ही दिया जा रहा है। यह सब दोनों सुविधाएं मेरे बच्चों के लिए नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो है जनसंख्या। इस चीज को हमको समझना होगा। हो ये रहा है कि यदि मैं खुद में अपने परिवार में, आज आप मध्यम वर्ग परिवार का सर्वे करा कर देख लीजिए भारत देश में, या संपन्न जो हैं जिनको हम अमीर बोलते हैं उनके परिवारों का सर्वे करा कर देख लीजिए, वो मनमाने बच्चे पैदा नहीं करते। जो मध्यम वर्गीय है वो तो ये सोचता है कि मेरे बच्चे को मैं अच्छा एजुकेशन देने के लिए मैं कितने बच्चे करूंगा, तो वो 2 करता था, अब वो 1 में आया है। ये जो है वो स्वयं से कर रहा है, ये कोई सरकारी योजना है किसी के दबाव में नहीं कर रहा है। उसको लगता है कि भाई मेरी इनकम इतनी है तो वो अपने परिवार को समेट के चलता है। पर जो निचला तबका है वो इस चीज को नहीं समझता और उनके नेता सबसे बड़े बेईमान हैं, जो उनको समाज के रूप में क्या बोलते हैं, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी सीट। मतलब वो गरीब जो है संघर्ष करके उसी गंदे बस्ती में रहे, और जब उस समाज का नेता विधायक या मंत्री बनेगा तो किसी करोड़पति अपने समाज की बहू को लाना पसंद करता है, अपनी बेटी देना वहां पसंद करता है। वो अपने समाज के गरीब रेजा कुली के बेटी को नहीं अपनाता। ऐसे में कैसे समाज का विकास होगा? यदि आपके जाति का कोई नेता है और यदि वो बोलता है कि भाई मेरा जात देख के मेरे को वोट दो, तो आप उसको शर्त रखो कि आपके बेटे का जो या बेटी है उसका विवाह आप चौड़ी के जो लेबर हमारे जात समाज के कर रहे हैं उनसे करें। आप इस चीज को समझिए, ये जो खाई है या ये जो खाई तभी पटेगी जब हम खुद जागरूक होंगे। और अमीरी या गरीबी जैसी कोई चीज नहीं है। हमारे देश में हम देखते हैं बड़े बड़े जैन मुनि को उदाहरण लूंगा, जैन परिवार के लोग अरबों रुपए की संपत्ति अपने समाज को दे करके सड़क में आ जाते हैं, संत बन जाते हैं। बहुत बड़ा एक वर्ग है जो संत समाज के रूप में जीवन जीना चाहते हैं। हमारे देश में हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं है। हर किसी को मोबाइल चलाना, हर किसी को एरोप्लेन में उड़ना, हर किसी को महंगे होटलों में खाना या रहना ये पसंद नहीं है। इस वजह से भी महत्वाकांक्षी ज़्यादा नहीं है, तो वो भले कम आय में भी बहुत सुखी है। इसलिए अमीरी और गरीबी की परिभाषा नए सिरे से तय होनी चाहिए। हमारे देश में एक सर्वोच्च कई एक से एक संस्थान है, चाहे वो IIM हो या और भी बहुत बड़े बड़े संस्था, वो तय करे कि भारत देश में अमीरी और गरीबी की क्या परिभाषा होनी चाहिए। और गरीबी जैसी कोई चीज़ नहीं है भारत में, ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ। गरीबी वही है जैसे कोई करोड़पति आदमी है, यदि वो कोई गलत चीज़ों में व्यापार में अपना पूरा रोज संपत्ति खो देगा तो वो अरबपति रहेगा कल तक, और परसों जो है वो सड़क में आ जाएगा। वैसे ही जो व्यक्ति में खुद की इच्छा शक्ति नहीं होगी आगे बढ़ने की, आप कैसे बढ़ाएंगे? और रही बात जो बार बार हम सरकार को दोषारोपण कर रहे हैं, वह भी बहुत ही गलत है। अरे भाई, सरकार क्या हर मोहल्ले में हर वार्ड में एक जिला कलेक्टर बैठाएगी क्या? कहाँ से सरकारी नौकरियां आएंगी? आप इस चीज को समझिए। दूसरा, आज आधुनिक युग है, आप कितने प्लांट लगा लेंगे? नहीं लगा सकते। आधुनिक युग है, बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी के दम पे हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अंत में आना होगा अपनी जनसंख्या पर। हमको कम से कम जनसंख्या चाहिए, क्वालिटी वाली जनसंख्या चाहिए। और याद रखिए, जीवन में खुशहाली ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अमीर या गरीबी से फर्क नहीं पड़ता। मैं सड़कों में, मंदिरों के दरवाजों में संतों को भी सुखी देखा हूँ, जो परिवार नहीं बढ़ाते। अच्छे अच्छे परिवारों के लोग शादी नहीं करते, संत बन जाते। क्यों बनते हैं? यानी हमारे जो DNA है भारत का, उसको आप समझिए। हम अगर तुलना करेंगे अमेरिका के या रसिया के प्लांट वाले समाज से, तो वो गलत है। वहाँ वो उद्योग जनित देश है। हमारे यहाँ यह है ही नहीं। हमारे यहाँ भारत देश में एक छोटे छोटे गांव की अपनी खुद की अर्थव्यवस्था होती है। उस गांव के लोगों को बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो आपस में ही सारी व्यवस्थाएं अपनी चला लेते हैं। इस चीज़ को समझना होगा कि खुशहाली या खुशी या प्रसन्नता ज़्यादा जरूरी है, जागरूकता ज़्यादा जरूरी है। और रही बात रोजगार की, तो याद रखिए रोजगार की परिभाषा भी हमें तय करनी होगी। हम देखते हैं कि कुछ चुनाव में अपन देख रहे किसी पार्टी के में ऑटो चलाने वालों को कि वो बेइज्जती मानते हैं। यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ऑटो चला रहा है तो 1.5 लाख ओला, 1.5 लाख उबर दिल्ली में गूगल करके देख लीजिए कितने लोगों का परिवार पाल रहे हैं लोग। कहने का मतलब आपको रोजगार की परिभाषा बदलनी होगी। सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होती। हर काम सम्मानजनक होता है और हर व्यक्ति जो बढ़ता है वो अपने इच्छा शक्ति से बढ़ता है। वो अपने उनको भी वही अवसर समाज देता है जो बाकी लोगों के लिए भी उपलब्ध है। कुछ लोग उस अवसर को नहीं भुना पाते और कुछ लोग भुनाते हैं। तो रोजगार की परिभाषा बदलनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जनसंख्या कम होनी चाहिए। और तीसरा, फ्री बीज जरूर दे, पर फ्री बीज के बदले में सरकार कुछ ना कुछ उनसे कोई सामाजिक जवाबदारी या दायित्व उनको जरूर दे। बहुत बढ़िया। दोस्तों, हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए ऐसा नहीं कि कोशिशें नहीं हुई,
मुझे याद है, मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक कवि सम्मेलन गया था और वो लाइन मुझे अभी तक याद है कि चकबंदी में खेद गया, मेरा बलम गया नसबंदी में। तो जब नसबंदी जोर ज़बरदस्ती की चालू हुई तो उसके परिणाम लोगों ने देखा कि लोग जो हैं अपने कई कारण हैं। जो गरीब आदमी के यहाँ बहुत बार जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता होती थी कि बच्चे जिस तरह पैदा हो रहे थे मर रहे थे, अब मगर शिशु मृत्यु दर, मेरे पास आंकड़े हैं, वो शिशु मृत्यु दर जो है कम हुई है और सेफ डिलीवरी भी हो रही है और सब तरफ से सरकार कोशिश कर रही है। बात ये हुई कि गरीबी का निर्धारण कौन करता है। अमेरिका से हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं। गरीबी का निर्धारण के कुछ पैरामीटर जो हमारे देश ने बने, जिसमें यह माना जाता है कि एक आदमी के पास रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है, उसके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, उसको खाने के लिए भोजन नहीं है। तो इस तरह ये कुछ पैरामीटर थे जिस पैरामीटर पे और जिसकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है सालाना, वो परिवार को ये माना गया कि वो गरीबी रेखा के नीचे है। और इसको कैसे बढ़ाया जाए, तो सप्लीमेंट कैसे किया जाए, इस पर बातचीत हुई। पर चीज़ें बदली है। दुष्यंत कुमार का शेर मुझे याद आता है, जब इमरजेंसी के बाद उन्होंने लिखा था कि माथे पे जिसके चोट का निशान है वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है। कल मिला था नुमाइश में चीथड़े पहने हुए, कल मिला था नुमाइश में चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला हिंदुस्तान है। पर चीज़ें बदली है। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं बदली, पर हम ये कह रहे हैं जो हमारा मूल विषय था आज का, कि अमीरी और गरीबी के बीच खाई बढ़ती जा रही है। बहरहाल मुझे लगता है कि अलग अलग मॉडल हैं सरकारों के, कहीं मोहल्ला क्लिनिक है, कहीं पे सस्ता अनाज देने की बात है, कहीं रोजगार के साथ जोड़ने की बात है, कहीं शिक्षा को हुनर के साथ जोड़ने की बात है। ये कलेक्टिव एफर्ट होगा तभी हम लोग ये जो गरीबी है इस पर काबू पाएंगे और अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो कहीं ना कहीं कम होगी। रोजगार के अवसर जैसे मिलेंगे और जिसके पास जितना हुनर होगा वो अपने हुनर से वो कहीं ना कहीं चीज़ें हासिल करेगा। पर हाँ, इसमें एक बड़ा कारण भ्रष्टाचार भी है, भाई भतीजावाद भी है, जो अवसरों की समानता नहीं देता। बहुत ईश्वरवादी भी बताते हैं, पर वो भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनको लगता है कि ये हमारा अधिकार, और समाज भी उनको लताड़ता नहीं है। समाज भी उनकी सब चीज़ों को जानता है कि ये हमारे सामने ही, ये आदमी की तनख्वाह इतनी है पर ये 3 अट्टालिका बना रहा है, ये कार खरीद रहा है, ये सब कर रहा है, और इसके बारे में कोई पूछता नहीं। तो एक तो सवाल इसका नैतिकता से भी है। हमारे देश में अभी उस तरह की व्यवस्था नहीं है कि सारी संपत्तियां जो हैं वो बराबरी में बांट दी जाए। अभी हम समाजवाद की तरफ नहीं गए हैं, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था में रहते हैं, जहाँ व्यक्ति को ये अवसर है कि वो अपने हुनर से, अपनी मेहनत से, अपने कामकाज से अपने को बढ़ाए। ये तो अवसर है, पर यदि इसमें सरकारी योजनाओं के लोग शामिल हो जाएं, सरकारी पॉलिसी बनाने शामिल हो जाएं, अपने कुछ जान पहचान के लोगों को ऐसे अवसर दें कि वो दिन पे दिन पूरी दुनिया में अमीर बने और हमारी जितनी प्राकृतिक संपदा है उसका दोहन करके कुछ लोगों के हिस्से में आए, तो निश्चित रूप से हमारा समाज और अमीरी गरीबी की खाई जो है वो बढ़ेगी। तो ये एक असमानता होगी। बहरहाल आप मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, इस विमर्श में शामिल हुए और हमने आपके साथ बातचीत की। ये कार्यक्रम आपको शनिवार और रविवार को शाम 7 बजे एशियन न्यूज़ के टाटा प्ले में 1165 में आपको देखने मिलेगा, और उसके अलावा बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे आप इसको देख सकते हैं। आप मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।